उत्तम ने आज अपनी ऑफिस से छुट्टी ली थी। दोपहर के वक्त खाना खाकर लॉबी में बैठा ही था जब घर की डोरबेल बजी। उठकर दरवाजा खोलने गया, तब तक पोस्टमैन ने चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दी थी। चिट्ठी उत्तम के पिताजी के नाम पर थी। उत्तम ने अपने पिताजी को आवाज लगाई तो वो नींद से उठकर बाहर आए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो पता चला कि उनके नाम पर चिट्ठी आई है कोई। सीढ़ियों पे आंखें मलते हुए नीचे की तरफ जब वो आने लगे तो 3 सीढ़ियां उतरते ही उनका पैर फिसला और पूरी तरह से लुढ़कते हुए नीचे टकराकर गिरे। उत्तम का मुंह खोला का खोला रह गया। दौड़ता हुआ पिताजी को उठाने गया तो देखा उनके सर में गहरी चोटें लगी थी और वो बेहोश हो गए थे। शायद कुछ हड्डियों में भी फ्रैक्चर था। पूरे घर में कुछ ही पलों में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलवाकर पिताजी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें वहां एडमिट कराया। पिताजी को काफी देर तक होश ही नहीं आया और शाम तक डॉक्टर ने बताया कि उत्तम के पिताजी कोमा में चले गए थे। मुश्किल तो हुई, लेकिन पिताजी के पास रुकने की परमिशन उत्तम को मिल गई थी। उधर घर पे बुरा हाल था, लेकिन उत्तम किसी तरह अकेले ही घर, हॉस्पिटल सब संभाले हुए था। रात का वक्त था। पिताजी को जिस कमरे में रखा था उसका सिर्फ एक छोटा नाइट बल्ब ही जला रखा था। काफी देर तक बैठे बैठे आखिरकार रात जब घिरी तो हॉस्पिटल के सन्नाटे में नींद उत्तम को भी आ ही गई। लेकिन सोते सोते उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों में अपने हाथों को फिराया हो। एक झटके से उत्तम उठा तो पाया पूरे कमरे में सिर्फ एसी की घरघराती आवाज और साथ बाकी मशीन्स की ही आवाज थी। उत्तम ने एक लाइट और जलाकर देखी तो उसके दिल में पिताजी को हंसता खेलता देखने की उम्मीद एक बार फिर से जागी। पिताजी कोमा से जाग चुके थे और बड़ी बड़ी आंखें खोले उत्तम की ओर देखे जा रहे थे। उत्तम तुरंत बाहर की ओर भागा और डॉक्टर को लाने नीचे गया। डॉक्टर और पूरा स्टाफ सब सुनकर हैरान कि इतनी जल्दी कोई कोमा से बाहर कैसे आ गया। सब लोग वापस उत्तम के पिताजी वाले कमरे में भागे और वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि सचमुच उत्तम के पिताजी की आंखें खुली हुई थी और वो उत्तम को एकटक बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले देखे जा रहे थे। डॉक्टर ने उनको करीब से देखा, फिर नब्ज देखी, धड़कन देखी और उत्तम से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर उत्तम, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा घर मातम में डूब चुका था। मां को संभालना उत्तम के लिए सबसे बड़ा काम था। घर पे उत्तम और उसकी बीवी ने सब कुछ संभाला और सारे रीति रिवाजों के साथ क्रियाकर्म करवाए। घर का सन्नाटा, सूनापन क्या होता है अब समझ आ रहा था। श्राद्ध का काम खत्म करके उत्तम कुछ देर सांस लेने बैठा तो करीब 3 बजे थे जब घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने गया तो उत्तम ने एक बार फिर से एक लिफाफा पाया और इस बार चिट्ठी उसके मां के नाम की थी।
उत्तम ने लिफाफा उलट पलट कर दोनों तरफ देखा और मां को आवाज लगाई। मां नीचे आने को हुई तो पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा होगा उन्होंने, जब उत्तम के मुंह से एक आवाज निकली, नहीं 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 मां रुक जाओ, मैं ऊपर आता हूं। उत्तम की आंखों में वापस अपने पिताजी की तरह मां को खोने का डर आ गया था। वो खुद ही मां के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा और उन्हें चिट्ठी दिखाई तो उन्होंने कह दिया कि वो बाद में देख लेंगी। अपने कमरे में जाकर उत्तम की मां कुछ देर रोई और फिर सोने चली गई। सब लोग काफी थके हुए थे, किसी ने भी कुछ खाया भी नहीं था। काफी रात बीती तो उत्तम पानी पीने उठा। पानी पीकर उत्तम बाथरूम में गया, लेकिन फ्लश चलाते ही तुरंत जोर जोर से खटखटाते हुए उत्तम की मां बाथरूम के बाहर से चिल्लाने लगी, उत्तम बेटा, दरवाजा खोल, जल्दी बाहर आ। उत्तम अनर्थ हो गया, उत्तम जल्दी बाहर आ। उत्तम हड़बड़ाया हुआ जल्दी बाथरूम से निकला तो जरूर, लेकिन बाहर मां नहीं थी। मां के कमरे की ओर देखा तो अभी भी लाइट ऑफ ही थी। उत्तम भागता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो बाहर से ही कुछ आवाजें उसे सुनाई दी। तुम भी ना मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते अकेले, है ना? आती हूँ। उत्तम ने लाइट जलाई तो उसकी आंखें फैलती चली गई। उसकी गर्दन से लेकर पीठ तक ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। उत्तम के सामने उसकी मां ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर उसके पिताजी का सूट पहनकर खड़ी थी और टाई बांधते बांधते हंसती हुई अपने आप को शीशे में देखते हुए खुद ही से बातें कर रही थी। उत्तम वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े चीखा, मां क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या मां? उसकी मां पलटी, मुस्कुराई और फिर अचानक चीखते हुए बोली, वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लिए बिना नहीं जाएगी। तेरे पिताजी को ले गई, अब मेरी बारी है। वो देख तेरे पीछे खड़ी है। आ गई, वो आ गई। उन्होंने इतना कहा तो उत्तम उनकी तरफ उन्हें संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन इतनी ही देर में उत्तम की मां भागती हुई उत्तम के पास से निकल के कमरे के बाहर जा चुकी थी। वो चीखती दौड़ती हुई कमरे के बाहर गलियारे से होती हुई सीढ़ियों पर से उतरने को दौड़ी तो उनका पैर फिसला। उत्तम की मां सीढ़ियों से नीचे गिरी, लेकिन पिताजी की तरह वो बच नहीं पाई। उन्होंने मौकाए वारदात पर ही अपना दम तोड़ दिया। उत्तम के ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा था। 10-15 दिन के अंदर ही मां और पिताजी दोनों को खो दिया था। किसी तरह उसने खुद को संभाला। एक अनजाना सा डर उसके दिल में घर कर चुका था। उसे हर वक्त खटका सा लगा रहता था कि कब क्या हो जाए। मां की भी 13वीं का दिन आया। श्राद्ध वगैरह का काम खत्म हुआ तो दोपहर का ही वक्त था। उत्तम आंखों में सबसे छुपाकर आंसू लिए हुए मां पिताजी के कमरे में पहुंचा और कुछ देर बस यूं ही पूरे कमरे को देखता रहा। एक अजीब सी थकान भरी कराह के साथ रोता हुआ मां पिताजी के पलंग पर बैठा तो आंसू पूरी तरह सब्र का बांध तोड़कर छलक गए
अगर बीवी ने उत्तम को ऐसे रोते हुए देख लिया तो वो भी कमजोर पड़ जाएगी। यही सोचकर आंखों से आंसू पहुंचने लगा तो उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ी तो उत्तम ने देखा कि मां और पिताजी के नाम आई हुई वो दोनों चिट्ठियां सामने रखी थी। उसने दोनों चिट्ठियां उठाई और फाड़कर उनमें लिखा क्या था ये देखा तो उत्तम का हाथ तुरंत ही उसके मुंह को ढक गया कि डर से कहीं चीख न निकल जाए। दोनों चिट्ठियां खाली थी लेकिन आखिर में बस एक ही चीज लिखी थी, आपकी आज्ञाकारी सुमन। उत्तम इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि उसके हाथ से दोनों चिट्ठियां गिर गई। इसी बीच एक बार फिर से घर की डोरबेल बजी। उत्तम ने दोनों चिट्ठियां उठाकर अपने जेब में रखी और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उत्तम की आंखों में खौफ नाचने लगा था क्योंकि एक और चिट्ठी उसके सामने दरवाजे के नीचे से सरका के रखी हुई थी। उत्तम ने चिट्ठी उठा के तुरंत दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पोस्टमैन या कोई और वहां था ही नहीं। उसने चिट्ठी पलट कर देखी। इस बार चिट्ठी उसकी बीवी के नाम पे आई थी। उत्तम के दिल में डर, परेशानी और बेचैनी साफ साफ दिख रही थी क्योंकि ये चिट्ठी भी वैसे ही लिफाफे में आई थी जैसे लिफाफे में बाकी दोनों चिट्ठियां आई थी। उसने वो चिट्ठी बिना खोले ही अपनी जेब में रख ली और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। रात किसी तरह कटी और सुबह जल्दी तैयार होकर उत्तम ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस में पहुंचकर बिल्डिंग की छत पे जाके उत्तम ने जेब से तीनों चिट्ठियां निकाली और जेब में अपना लाइटर ढूंढने लगा। जब लाइटर नहीं मिला तो उत्तम ने तीनों चिट्ठियां बस यूं ही फाड़नी शुरू कर दी, टुकड़े टुकड़े करके वहीं छत पे ही कोने में कागज के टुकड़े फेंके। और तभी उत्तम का फोन बजा। फोन उसकी बीवी का था जिसने रोते रोते बताया कि घर में कोई है शायद। वो सो रही थी और नींद में ही किसी ने अभी अभी बहुत बुरी तरह मारा पीटा है उसे। उत्तम तुरंत उठकर घर की ओर भागा और कुछ आधी घंटे के बाद घर पहुंचकर उत्तम ने अपने सामने दरवाजे पर देखा तो तीनों चिट्ठियां वहीं सामने पड़ी थी। उत्तम ने तीनों चिट्ठियां उठाई और अंदर घुसकर देखा। उसकी बीवी वहां सोफे पर बैठी रो रही थी और उत्तम के आते ही उससे लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके पूरे बदन पर खरोंचें लगी थी। चोटें गहरी नहीं थी पर दर्द से कहीं ज्यादा उसके दिल में इस वक्त डर था। उत्तम ने उसे बिठाकर पानी पिलाया और उसे शांत किया। कुछ देर के बाद उत्तम की बीवी जब खाना बनाने लगी तो उत्तम उठा और बाहर निकलकर तीनों चिट्ठियां हाथ में लेकर उन्हें जलाने गया। तो जैसे ही घर के बाहर उन चिट्ठियों ने आग पकड़ी, इधर अंदर से उत्तम की बीवी की चीखें सुनाई देने लगी। उत्तम ने जल्दी चिट्ठियां वहीं फेंकी और दौड़कर अंदर घुसा।
तो देखा कि उसकी बीवी किचन के अंदर धो धो करके जल रही थी। शायद गैस लीकेज या किसी तरह उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उत्तम ने तुरंत ही मोटा सा कंबल निकाला और उसे लपेट लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस बुला के अपनी बीवी को ट्रॉमा सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में जाते जाते उसे पूरी कहानी समझ आ रही थी। सुमन उसके गांव की लड़की थी जो कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। अनाथ तो थी, लेकिन परिवार पैसे वाला था और गांव की इस अनाथ लड़की को उसके रिश्तेदार किसी भी कीमत पे पार करना चाहते थे। माँ बाप ने भी उत्तम की शादी दहेज के लालच में सोच जबरदस्ती करवा दी, लेकिन उत्तम को शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी थी जिसके साथ वो अपने दोस्तों के बीच उठ बैठ सके और उसका कोई मजाक न बनाए। एक लड़की से मुलाकात भी हुई जो आज उसकी बीवी थी और उससे प्यार भी हुआ, लेकिन शादी वो बिना सुमन से अलग हुए हो ही नहीं सकती थी और सुमन को तलाक देने पर उसके हिस्से की सारी मिली हुई प्रॉपर्टी चली जाती। एक रात खाने पर सुमन के सामने उत्तम ने उस लड़की से शादी की बात की तो सुमन बिदक गई, चीखने चिल्लाने लगी। तो सास ससुर ने बातों में बहला फुसलाकर उसे बिठाने के बहाने सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। सुमन को चोट तो लगी पर वो जिंदा थी अभी। उत्तम की दूसरी बीवी भी कम नहीं थी। सुमन के कपड़ों में आग उसी ने लगाई थी और सुमन ने 2 घंटों में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला और कोई केस हो भी नहीं पाया क्योंकि उत्तम की गर्लफ्रेंड की गवाही से सब लोग बच गए। 2 महीने के बाद दोनों की शादी हुई और आज सुमन का जन्मदिन था। ठीक 1 साल पहले सुमन अपने जन्मदिन पर ही मारी गई थी। उत्तम हॉस्पिटल में बैठे बैठे झपकियां ले रहा था जब अचानक मशीन की आवाज बढ़ते बढ़ते तेज होती गई और उत्तम की बीवी तड़पने लगी। उत्तम डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन उतनी देर में सब कुछ शांत हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी बीवी की नब्ज देखी और कहा, शी इज नो मोर। उत्तम वहीं बैठा बैठा अपने सर पे हाथ रखे हुए था जब उसकी नजर बिस्तर के पास टेबल पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उठा के देखा तो चिट्ठी उत्तम के नाम की थी। उत्तम उठकर चिट्ठी लेकर वहां से बाहर भागा तो सीढ़ियों के पास फिसल गया और पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ 15-20 सीढ़ियां नीचे गिरकर बेहोश हुआ। बेहोशी में ठंडक और अजीब सी महक से उसे समझ आ रहा था कि स्पिरिट से उसके जख्मों की मरहम पट्टी होने वाली थी, लेकिन लगभग तुरंत ही तेज जलन सी होने लगी और कानों में एक आवाज गूंजी, आप चाहे जैसे हो, पति परमेश्वर हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। कराहते हुए आंख खोली तो उत्तम ने देखा कि उसके बदन पर स्पिरिट की बोतल उड़ेलकर किसी ने आग लगाकर अपना बदला पूरा कर लिया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमको कमेंट में जरूर बताना। ये आकांक्षा की, जो काफी साल पहले अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक ट्रिप पर गई थी। ये बात आज से 10 साल पहले की है।
मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था और हमारी पूरी क्लास एक आखिरी ट्रिप के लिए नैनीताल गई हुई थी। इससे पहले मैं कभी किसी हिल स्टेशन पर नहीं गई थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ काफी नया और सुंदर था। बात उस शाम की है जब हम सब सनसेट देखने सनसेट पॉइंट पर गए हुए थे। रात हो चली थी और मैं बाकी ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गई थी। मेरा वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सब आगे निकल गए हैं। अंधेरा हो गया था और अनजाने में मैं रास्ता भटक गई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई गांव, ना कोई घर, बस रह रह के दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं कि तभी मुझे थोड़ी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि वहां जाके शायद कुछ मदद मिल जाए। पास पहुंची तो वो जगह एक मंदिर थी, पर वहां कोई था नहीं कि तभी अचानक से एक आवाज आई। मैं एकदम से चौंक गई। मुड़कर देखा, लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। आप यहाँ नहीं लगती? वो मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और उनसे अलग हो गई। और आप रास्ता भूल गई, है ना? कोई बात नहीं, इन पहाड़ियों में अक्सर ऐसा होता है। आप डरिए मत, मैं आपको नीचे तक छोड़ाऊंगा। नहीं, आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी इस समय अकेले इस रास्ते से जाना कुछ ठीक नहीं है। तो चले? वैसे मेरा नाम सुमंत है। और आप? पता नहीं क्यों, पर मैं उसकी किसी बात को मना नहीं कर पाई। जैसे ही मैं उसके साथ नीचे जाने लगी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। कच्चा रास्ता था और उस समय वहां से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं था। सुमंत ने मुझे बोला कि इस समय जाना बहुत मुश्किल होगा। उसका घर पास में ही है, मैं उसके साथ वहां चली जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भी हो चली थी और मुझे डर भी लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर मैंने उससे हाँ बोल दिया और उसके साथ चलने लगी। अरे संभाल के आइएगा, रही हाथ रहिए, संभाल के आइएगा। और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरा घर यहीं पास में है। सवेरे होते ही मैं आपको नीचे शहर में छोड़ आऊंगा। उसका घर वहीं पास में था, पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ। अगर किसी को पता ना हो तो वो पहुंच भी नहीं सकता। वो मुझे अपने घर का रास्ता समझा रहा था और मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं उसकी हर बात मानती चली जा रही थी। हम उसके घर पहुंच गए थे। घर काफी अच्छा था। आइए। अच्छा, आपने कुछ खाया तो नहीं होगा? हाँ, पर अभी भूख नहीं है। खाया भी नहीं और भूख भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाइए और चेंज कर लीजिए। मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं, ठीक है। आप घबरा बहुत रही हैं। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सेफ हैं। जी, पता नहीं उसकी बातों में क्या था कि मैं उसे ना ही नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसे बरसों से जानती हूँ। इससे पहले कभी किसी अजनबी के साथ इतना सेफ मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं जब चेंज करके आई तो सुमंत ने पूरी टेबल सजा दी थी, चारों तरफ कैंडल्स। उस समय वैसे भी लाइट नहीं आ रही थी। आइए, खाना तैयार है एंड आई होप आपको पसंद आए। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आप कोई गैर तो है नहीं? जी? अब मेरा मतलब अभी कुछ घंटों से आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे जान गई होंगी और मैं भी आपको। हाँ। उस पूरी रात बारिश हुई। रात भर हमने बातें की। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। हम दोनों को लगा जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। सवेरे की पहली रोशनी दिखी तो सुमंत ने मुझसे कहा कि बारिश भी रुक गई है और वो मुझे छोड़ आएगा।
रास्ते में मैंने उससे उसका फोन नंबर मांगा तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि उसके पास फोन नहीं है पर हम फिर से मिलेंगे। मैंने भी उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं, पर उसकी वो बात मुझे हमेशा याद रही। वो मुझे हमारे गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ के चला गया। अगले 2 दिन मैंने उसे खोजा पर वो मुझे कहीं मिला नहीं। मेरा एक बार बहुत मन था उससे मिलने का। आखिरी दिन मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ उसी जगह फिर से गई। मुझे रास्ता याद था पर सुमंत का घर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मंदिर तक पहुंच गई पर वहां से जैसे ही मैं उसके घर की तरफ गई तो कहाँ लिए जा रही है? कितनी दूर आ गए, अब वापस भी तो जाना है। पता नहीं, यही तो था। वो मंदिर के पीछे था। जैसे ही वो मंदिर हमें दिखा हम जल्दी से वहां पहुंच गए, पर वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खंडहर, एक पुराना टूटा सा घर। पर ये कैसे हो सकता था? पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों को हिलाकर रख दिया। हमें अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, और पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था। आकांक्षा, आकांक्षा, यहाँ कोई है? कोई भी तो नहीं है। तू मुझे डरा मत। कोई पास में ही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ चल, मुझे भी डर लग रहा है। हम वहां से चल दिए। मैं आगे थी और मेरी दोस्त पीछे। अंधेरा हो रहा था। मैं उससे थोड़ा आगे निकल गई कि तभी अचानक से उसके जोर से चीखने की आवाज आई। मैं पीछे गई तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। वो फिर भी होश में थी। उसने बोला कि उसे लगा कि किसी ने उसे तेज धक्का दिया हो। मैंने उसे उठाया और हम वहां से निकल आए। रात की हमारी ट्रेन थी पर फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यही तो मैं मिली थी सुमंत को। ये सब कैसे हो सकता था? मैं लखनऊ वापस आ गई पर मेरा मन अभी भी नैनीताल में ही था। घर आते ही पापा मम्मी के सवालों की झड़ी लग गई। अरे आ गई तुम, कैसा रहा ट्रिप? कैसी पतली हो गई है तू? वहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता था क्या? मम्मी अभी नहीं, बाद में। हाँ खाना मिलता था। अरे बेटा हमारे साथ भी बैठो, कैसा रहा सब कुछ, सब बताओ। पापा मैं बताऊंगी, लेटर ऑन प्लीज। अच्छा सुनो, करण का काफी बार फोन आ चुका है, उसे फोन कर लेना। अब जल्द ही तैयारियां भी शुरू करनी पड़ेंगी। उफ, बाप रे बाप कितना काम है। करण, इन सब में करण के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। करण मेरा फियांसे था और बचपन का दोस्त भी। वो एक साइकियाट्रिस्ट था और हम दोनों की शादी दिसंबर में होने वाली थी। अजीब सी बात थी कि इतने दिनों में एक बार भी करण के बारे में सोचा ही नहीं। तभी करण का फोन भी आ गया और उसने बोला कि वो थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे लगा कि तब तक मैं फोटोग्राफ्स प्रोसेस कर लूं। मैंने सुमंत के घर की और उसकी भी कुछ फोटोज ली थी। मैं जैसे ही फोटो रूम में प्रिंट्स धो रही थी कि तभी एक अजीब सी बात हुई। सुमंत की सारी फोटोज में से वो गायब था। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं कि तभी मेरे कमरे में कुछ आहट हुई। अचानक से लाइट बंद हो गई और मुझे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने मुड़ के देखा तो कौन है? कौन? मैं। सुमंत, तुम? ये क्या? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। कौन हो? तुम हो कौन? आकांक्षा, आकांक्षा, तुम किससे बातें कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। आकांक्षा, मैं हूँ। आकांक्षा, क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, मैं हूँ करण। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। हाँ, पर जब नींद खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। करण ने बताया कि मैं पूरे 3 दिन बेहोश थी और नींद में किसी सुमंत का नाम लिए जा रही थी। उस दिन सुमंत वहां कैसे था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आखिर
क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। जब मैं ठीक हुई तो करण ने मुझे एक बार उसकी क्लिनिक आने को कहा। उसे लग रहा था कि मुझे साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। मुझे पता नहीं क्यों, पर उसकी बात रखने के लिए मैं उसकी क्लिनिक पर चली गई। मेरी बात को सीरियसली लेना आकांक्षा। मैं अब तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगा और कुछ सवाल पूछूंगा। पर इसकी क्या जरूरत है करण? पर इससे कोई नुकसान भी तो नहीं है ना। चलो अब लेट जाओ। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। अच्छा ठीक है। चलो अब आंखें बंद करो, रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दो। ठीक है। मैं अब थोड़ा म्यूजिक प्ले कर रहा हूं, तुम्हें उस पे कंसंट्रेट करना है। तुम्हारा नाम क्या है? कंगना। तुम अभी कहाँ और किसके साथ हो? गांव में हूँ, सुमंत है, हम दोनों पहाड़ पर हैं। वो मुझे बुला रहा है। नहीं सुमंत, ये ठीक नहीं है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। सुमंत, सुमंत मेरी बात, सुमंत, नहीं सुमंत रुको। आकांक्षा उठो, गेट अप सुमंत! नाउ। करण, मैंने उसे देखा, मैं वहां थी। करण ये सब। रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी। आकांक्षा, तुम शायद अपनी पास्ट लाइफ में गई थी। इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। जिस सुमंत से तुम मिली थी, तुम शायद पिछले किसी जन्म में उसके साथ थी। पर अभी इससे ज्यादा जानना ठीक नहीं है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। हम फिर से तुम पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, लेकिन उस जगह पर जाकर जो तुमने देखा है। पर तब तक तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। कम ऑन, डोंट स्ट्रेस आउट, ओके? एवरीथिंग विल बी फाइन, कूल। मैंने खुद को देखा, सुमंत को देखा, वो मुझसे बात कर रहा था। पर अगर मैं उससे किसी जन्म में मिली थी तो वो आज क्यों मेरी जिंदगी में वापस आ गया था? आखिर वो मुझसे क्या जानना चाहता था, क्यों मिलना चाहता था? मैं और करण वापस उस जगह पर गए जहां मैं सुमंत से मिली थी। करण ने मुझसे बोला कि मैंने अपना नाम कंगना बताया था। कुछ धुंधला धुंधला सा तो मुझे भी सब याद आ रहा था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी जगह पर पहुंचकर करण ने फिर से मुझ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और इस बार जो हुआ वो मुझे सब याद था। अब सोचूं तो सब एक सपने जैसा लगता है, पर आज भी क्या सच है और क्या सपना, ये मैं नहीं जानती। मैंने देखा कि मैं और सुमंत उसी पहाड़ी पे बैठे हैं, और हाँ, मेरा नाम कंगना था। कंगना, हाँ? अब और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर हम साथ रह नहीं सकते तो फिर जीने का क्या फायदा कंगना? तो हम क्या करें? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो मुझे मार डालेंगे कंगना। पर मैं तुम्हारे बिना भी तो नहीं रह सकता। और मैं भी नहीं सुमंत। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो हम साथ मर तो सकते हैं ना कंगना? हाँ। बोलो, जान दे सकती हो मेरे साथ? हाँ सुमंत। तो फिर 3 तक गिनने की बात हम दोनों आज इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे देंगे। 1, 2। सुमंत, एक मिनट। सुमंत! और वो कूद गया, पर मैं वहीं खड़ी रही। करण ने बोला कि शायद इसीलिए वो वापस आया है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। पर मैं क्या करूं? काश मैं उससे मिल पाती और बोल पाती कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अब भी उसकी कंगना ही हूं और कभी हम फिर से साथ होंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो मुझसे एक बार मिलने जरूर आएगा।
करण, तुम परेशान मत हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझसे मिलेगा। पर तुम यहाँ सेफ नहीं हो आकांक्षा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। करण, कुछ नहीं होगा, अब मैं सब जानती हूँ। किसी तरह मैंने करण को वापस भेजा। मुझे पूरा भरोसा था कि वो आएगा। मुझे अब सब कुछ याद आ चुका था। शायद सुमंत ही वो एक अकेला आदमी था जिससे मैंने प्यार किया था। और जैसे ही करण गया, मुझे सुमंत की आवाज सुनाई दी। कंगना। सुमंत, मुझे माफ कर दो सुमंत, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरी वजह से तुम्हारी जान गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। हमें तो साथ होना था ना कंगना। हाँ, और हम साथ होंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती। पर अभी तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें इस तरह भटकते हुए नहीं देख सकती। जैसा तुम कहो कंगना, पर मैं। हाँ सुमंत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं आऊंगी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। शायद वो आज भी कहीं मेरा इंतजार कर रहा है और मैं एक दिन उससे मिलूंगी। इस दुनिया में ना सही तो किसी और दुनिया में, जहां सुमंत और कंगना साथ होंगे। हम तो अभी भी साथ ही है ना कंगना? हाँ सुमंत। आपको यकीन नहीं हुआ होगा, एक बार की तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि आकांक्षा अपने पिछले जन्म के बिछड़े प्यार से मिली, बल्कि चौंकाने वाली बात वो है जो उस दिन के बाद हुआ। आकांक्षा ने करण से कभी शादी नहीं की। वो आज भी हमारे बीच में है और उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन वो फिर से सुमंत के साथ होगी, फिर कभी न बिछड़ने के लिए। क्या आप किसी से प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो कहीं वो प्यार किसी जन्म का अधूरा प्यार तो नहीं है? सोचिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमको कमेंट में जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी के। कबीर और सोनम हॉरर मूवी देखने गए थे। फिल्म खत्म हुई और दोनों वापस जाने को निकले। कबीर ने बाइक स्टार्ट की और बाइक चलाते चलाते ही कबीर बार बार पीछे पलट के सोनम को कहता जा रहा था, क्या बकवास है यार, तुम्हें कैसी ये सब फिल्में पसंद आती है? ये भूत प्रेत सचमुच होते ना तो दुनिया कैसी होती? कभी सोचा है? सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं लोगों के। सोनम को ये बात अच्छी नहीं लगी। बुरी तरह घबरा के कबीर पे चिल्लाते हुए उसे इस तरह से ऐसी चीजों का मजाक न उड़ाने को कहने लगी। लेकिन कबीर माना नहीं। कबीर तो बस अपनी ही धुन पे मजाक में मजाक उड़ाता चला गया। कबीर की ऐसी ही बातों के बीच एक मोड़ पर उसे ऐसा लगा कि बाइक पर से वजन जरा कम हो गया है। कबीर ने बाइक रोकी और पलट कर देखा तो एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की बिजली उसके बदन में दौड़ा दी गई हो। कबीर की बाइक पे पीछे सोनम नहीं थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसको एक खरोंच भी आती तो क्या क्या होता, ये सोचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कबीर को। कबीर उतर के थोड़ा सा पीछे गया और देखने लगा कि सोनम आखिर गई तो गई कहां। जब उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी,
आवाज सर के ऊपर से आ रही थी। कबीर ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अभी तक जो सोनम की फिक्र और परेशानी उसके दिमाग में थी, उस सब का सब खौफ में बदल गया। आंखें जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी जो देख रहा था उस पर। हाथ पैरों से चलना तो दूर, पूरे बदन का खून जैसे ठंडा होकर हड्डियों के ऊपर एक बर्फ की परत सी बनाए दे रहा था, क्योंकि कबीर की आंखों के सामने उसके सर के ठीक ऊपर पेड़ की एक डाली पर किसी बिल्ली की तरह हाथ पैरों से बड़ी आसानी से चलती हुई सोनम एक अजीब सी आवाज कर रही थी। कबीर का तो खून सूख सा गया था। वो एकदम से वापस बाइक की ओर भागा और सीधे बाइक स्टार्ट करके वहां सोनम को अकेला छोड़कर भागा। कुछ आगे कबीर गया ही था जब बाइक पर कुछ भारी भरकम सा आकर गिरा और बाइक स्किड करके थोड़ी आगे जाकर रुकी। कुछ देर तक कबीर बेहोश पड़ा रहा और जब होश आया तो देखा बाइक डिवाइडर तोड़ती हुई निकली थी और सोनम वहीं पास में पड़ी हुई थी। कबीर ने सोनम को बेहोशी से जगाने की कोशिश की तो सोनम एक दो बार कराही। एक माल ढोने वाला टेम्पो दूर से आता दिखाई दे रहा था। सोनम को गोद में उठाए हुए उसी टेम्पो की ओर कबीर दौड़ा। उसने हाथ दिखा दिखा के टेम्पो रुकवाई और सोनम को लेकर उसमें बैठा। तब कहीं जाकर उसे राहत की एक सांस आई। टेम्पो धीमे धीमे चल ही रहा था जब अचानक टेम्पो के पीछे से एक आवाज आनी शुरू हुई। कबीर ने टेम्पो वाले से पूछा कि ये कैसी आवाज है, तो वो टेम्पो रोककर थोड़ा चिढ़कर बोला, अरे मेरी बीवी है साहब, परेशान कर रखा है मुझे। 2 साल पहले खुद मर गई और 2 महीने पहले मुझे भी मार दिया, लेकिन उस चुड़ैल को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली है मुझसे। उस टेम्पो वाले की बात खत्म हुई ही थी जब कबीर ने सोनम को अपने साथ खींचकर रुकी हुई गाड़ी से छलांग लगाई और वो टेम्पो वाला मुस्कुराता हुआ वहां से दूर चला गया। कबीर किसी तरह सोनम को लेकर घर पहुंचा और उसकी मरहम पट्टी की। थकान और परेशानी बहुत ज्यादा थी। सोचा बाइक सवेरे देखने जाएगा, इसलिए सो गया। सवेरे लगातार डोरबेल बजती जा रही थी जिसकी आवाज से कबीर की नींद खुली और उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कबीर की बाइक ढूंढी थी जिसके लिए उसे बुलाने आए थे। कबीर वापस अंदर सोनम को बताने गया तो सोनम बाथरूम में थी। कबीर बाहर से ही बोला, सोनम मैं जरा पुलिस स्टेशन होकर आता हूं, बाइक मिली है उनको। सोनम अंदर चलते शावर से ही बोली, ठीक है जाओ, जल्दी आना। कबीर उन पुलिस वालों के साथ वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह तक गया और वहां पहुंचा तो सिर्फ बाइक नहीं थी वहां, पास ही में सोनम की लाश भी पड़ी थी। पुलिस ने शक के बिना पर कबीर को गिरफ्तार किया और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसके दोस्त ने जमानत पे कबीर को छुड़वाया। दोनों जब वापस घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सड़क वही थी जहां एक्सीडेंट में सोनम की मौत हुई थी। बातों बातों में कबीर ने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई और जब सारी बातें सुन के कबीर के दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई देख मैं इन सबको नहीं मानता, चाहे जो भी कह ले, बस बेवकूफ ना बना मुझे।
नहीं जानना मुझे क्या हुआ था उस रात और कैसे हुआ था। जब दिल करे कभी तो बता देना तसल्ली से, लेकिन ऐसे झूठ ना बोल मुझसे। कबीर ने ये सुनते ही उससे कहा, भाई यही गलती मैंने भी की थी, मत बोल ऐसे। उस रात मेरे साथ सब कुछ बर्बाद हो गया था। कबीर का दोस्त इस बात पर और तेज हंसा। और बाइक चलाता ही रहा, जब अचानक कबीर पीछे से आती उस टेम्पो को देखकर डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश ही करता रहा, पर बोल कुछ नहीं पाया। लेकिन खौफ का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। हाईवे पर चलती बाइक पे अब हर गुजरते मील के पत्थर पे, हर एक किलोमीटर पे कबीर को मुस्कुराती हुई सोनम दिखती रही। और आखिरी मील के पत्थर पे सोनम आगे न जाने का इशारा कर रही थी। कबीर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त से कहा, भाई 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 बाइक रोक, बाइक रोक 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 बाइक रोक, यहीं पर बाइक रोक। कबीर के दोस्त ने बाइक रोकी और दोनों उतरे। और कबीर का दोस्त एक अजीब सी आवाज में उससे बोला, क्या हुआ बीबी? मना किया था ना मैंने उस रात मजाक उड़ाने से, तुम्हारे कारण मेरी मौत हो गई। उसने इतना भर कहा ही था कि कबीर घबरा कर गिर पड़ा। कबीर का दोस्त भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। इतनी देर में कबीर ने खुद को संभाला और उठकर देखा तो दोस्त चौथे गियर में बाइक दबाता हुआ बहुत दूर जा चुका था। कबीर ने भी इधर उधर देखा और वहां से तुरंत दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते कबीर काफी आगे निकल आया। हाँफते हाँफते ही एक मोड़ के पास रुक के थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा सामने एक ट्रक कुछ आगे ही खड़ा हुआ था। लिफ्ट लेकर आगे निकल जाएगा, यही सोचकर पास गया तो देखा ट्रक बिल्कुल खाली पड़ा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खोला नहीं। कबीर ने भी सोचा कि चढ़ के इसके ऊपर अगर बैठ जाएगा तो शायद रात के इस वक्त महफूज रहेगा। कबीर ट्रक के ऊपर चढ़ा और ऊपर बैठकर कुछ देर सुस्ताया ही था कि ट्रक के सामने की ओर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। कबीर डरते हुए धीमे धीमे कोहनियों और घुटनों के बल आगे बढ़ा तो किसी ने पूरी ताकत से कबीर के पैर पकड़ के उसे पीछे की ओर खींच लिया। कबीर अब क्या करता, कहां जाता, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहीं बैठ गया और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। जब एक बार फिर से इस बार ये आवाज बिल्कुल दूसरी ओर से आई थी। पिछली बार जिधर से आवाज आई थी उसकी उल्टी ओर से कबीर को खींचा गया था, इसलिए इस बार कबीर पहले ही उल्टी तरफ की ओर धीमे धीमे रेंगता हुआ जाने लगा। जब अचानक ही कबीर के सामने एक भयानक सा चेहरा आकर बुरी तरह चीखा और कबीर पीठ के बल ट्रक की छत पे ही गिर पड़ा। धक्के की वजह से जैसे 2 पल को तो सांस भी नहीं आई और उसके बाद उसके ठीक ऊपर पेड़ की मोटी सी डाल पे सोनम धीमे धीमे चलती हुई आई और पैर लटका कर बैठ गई।
कबीर के हाथ पांव ऐसे फूले कि वो ट्रक की छत से कूद गया और पाया कि ट्रक का दरवाजा खुला है और चाबी लगी हुई है। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट की और तेजी से भगा दी। ट्रक अंधेरे में अब सिर्फ अपनी हेडलाइट्स के बल पे चलती जा रही थी और जाते जाते ही अचानक दोनों हेडलाइट्स एक के बाद एक बंद हो गई और एक जोरदार आवाज हुई। ट्रक से कुछ टकराया और सीधे उछलकर बॉनेट पर आकर गिरा। रुके हुए ट्रक में बैठे कबीर की आंखों में इस वक्त डर के आंसू थे और दिल में जिंदगी की फरियाद। उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और उसी लाइट में उसने देखा कि धूल, मिट्टी और खून से सना एक चेहरा बिल्कुल सामने ही कांच से सटा हुआ है और उस चेहरे ने अपनी एक आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। एक्सीडेंट हुआ और किसी ने आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। कबीर को लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ से उसे एक ऐसी खाई में धक्का दिया है जहां वो सिर्फ हवा में गिरता ही जा रहा है। न जमीन ही उसे निगलने को दिखाई दे रही थी और न ही कोई चट्टान उसे बीच रास्ते में टुकड़ों में बांटने को आ रही थी। कबीर अपनी बदकिस्मती पे माथा पीट रहा था जब उसकी बदकिस्मती और बुरी हो गई। पुलिस की एक वैन उधर से गश्त लगाती हुई निकली और उसके सामने आकर रुकी। सामने एक ट्रक, एक डरा हुआ कबीर और एक लाश। पुलिस ने कबीर को उठाया और अपनी वैन में डाला, पीछे से दरवाजा बंद किया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते अचानक गाड़ी रुकी, लेकिन फिर तकरीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब गाड़ी चली नहीं, कबीर ने गाड़ी के कोने में बैठे बैठे साफ साफ सुना कि वैन के दरवाजे के बाहर लगे ताले को किसी ने खोला और फिर दरवाजा खोला, लेकिन कोई भी अंधेरे में दिखाई नहीं। कबीर चुपचाप बैठा रहा कि भागा तो कहीं बाहर निकलते ही गोली न मार दे। कबीर बैठा ही हुआ था किनारे एक कोने में जब वैन का लोहे का फर्श धीमे धीमे ऐसे झुकने और हिलने लगा जैसे कोई था जो रेंगता हुआ उसी की ओर आ रहा हो। दिखाई उसे कुछ नहीं दे रहा था, अंधेरा तो था ही। कबीर जोर जोर से ड्राइवर के पीछे बनी इस तरफ देखने की खिड़की को थपथपाने लगा। उसके खिड़की को थपथपाना शुरू करते ही ऐसा लगा जैसे कोई उस गाड़ी में बैठ के ही उछला और कबीर के अंदर समा गया। कबीर को ऐसा लगा जैसे वो नींद या बेहोशी से जागा, क्योंकि कबीर अभी भी वही ट्रक चला रहा था। सामने का शीशा टूटा हुआ था, अंधेरा चारों ओर था। कबीर ट्रक लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था जब अचानक कबीर ने रियर व्यू मिरर में ही देखा तो ट्रक में पीछे सोनम हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रही थी। कबीर ने ब्रेक्स लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक रुकी नहीं और कुछ आगे जाकर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कबीर बच नहीं पाया। सच ही कहा है किसी ने कि हर किसी चीज का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती।
अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं यह कहानी है स्त्री के दिल की बात जानने की। कैसे उसको एक चुड़ैल का रूप धारण करने से रोका जाए, कैसे उसको एक अप्सरा या परी में बदला जा सकता है, और ये करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं राजा उमाकांत, वो राजा जो बहुत सवाल पूछा करता था, मंत्री हेमराज जिसको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बोला गया। जवाब नहीं ढूंढा जाएगा तो हेमराज को सजाए मौत मिलेगी। और एक भयानक चुड़ैल, वो चुड़ैल जिसको पता है किस तरह से चुड़ैल से परी और परी से वापस चुड़ैल बना जा सकता है। तो आइए सुनते इस कहानी को। एक बार की बात है, एक राज्य में उमाकांत नाम का राजा राज करता था। उसने अपने मंत्रिमंडल में बहुत सारे ज्ञानी मंत्रियों को भर्ती करके रखा हुआ था। राजा अपने मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्रियों की सहायता से राजकाज को चलाने का काम करता था। राजा ने अपने मंत्री हेमराज को पूछा, हेमराज ने कहा, हाँ महाराज, आदेश करें। राजा ने पूछा, हेमराज एक सवाल का जवाब मुझे दो। सवाल यह है कि स्त्री की चाहत क्या होती है, ऐसा क्या है जो स्त्री चाहती है। पहले ये सुनकर तो मंत्री हेमराज चौंक गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, महाराज मैं आपको ये बात कैसे बता सकता हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन ये बात सुनकर राजा बहुत नाराज हो गया और बोला, हेमराज मुझे इसका जवाब चाहिए। हेमराज मंत्री ये सुनकर बहुत डर गया, मरता क्या ना करता, और डरते डरते हुए बोला, महाराज मुझे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है, बोलो कितना समय चाहिए। हेमराज मंत्री ने बोला, आपकी कृपा हो तो मुझे मात्र 1 महीने का समय दे दो। मैं 1 महीने के समय के अंदर आपके सवाल का जवाब ढूंढ लाऊंगा मैं। हेमराज की बात सुन के राजा थोड़ा खुश हुआ और मंत्री को 30 दिन का समय दे दिया। हेमराज मंत्री अपने घर आ गया, लेकिन रात भर उसको चिंता के कारण नींद नहीं आई। सुबह उठते ही उसने अपना घोड़ा लिया और पूरे राज्य भर राजा के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल गया। मंत्री हेमराज बहुत जगह घूमा, कई लोगों से मिला, लेकिन उसको कहीं भी कोई सही जवाब नहीं मिला। कोई कहता कि स्त्री को पैसा चाहिए, कोई कहता कि स्त्री को प्यार चाहिए, कोई स्त्री को कुछ बोलता, कोई स्त्री के बारे में कुछ बोलता, लेकिन राजा के सवाल का सही जवाब मंत्री हेमराज को नहीं मिला। और वो फिर अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ गया। इस तरह मंत्री हेमराज ने पूरे 25 दिन बिता दिए। बहुत लोगों से मिला कि जब अलग अलग जवाब उसको मिले, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जिस जवाब को लेके वो राजा के पास जा सके। उसको इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। मंत्री हेमराज बहुत ज्यादा चिंता करने लगा। उसको राजा के शब्द याद आ गए जो राजा ने सभा में उससे बोला था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सवाल यह है, एक स्त्री की चाहत क्या है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर मुझे इसका सही जवाब नहीं मिला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। और हाँ, ध्यान रखना, तुम राज्य छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। तुमने अगर मुझे धोखा देने की कोशिश करी या राज्य से भागने की कोशिश करी तो तुमको हाथी के पांवों के नीचे कुचल दिया जाएगा। ये याद करके मंत्री हेमराज को बहुत डर लगने लगा। वो दोबारा से चिंता में डूब गया। सोचते सोचते वे अपने घोड़े पर चढ़कर आगे को चलने लगा। तभी चलते चलते मंत्री ने जब रास्ते की ओर ध्यान से देखा तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे और वो मंत्री की तरफ ही देख रहे थे। तब मंत्री ने पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए? बेटा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया।
भगवान तेरा भला करे। मंत्री हेमराज ने अपना घोड़ा रोका और अपने साथ लाए हुए खाने पीने के सामान उस बाबा को दे दिया। बाबा ने खाना खाया और पानी पिया। बाबा ने खाना खाकर मंत्री की ओर देखा और बोले, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों हो? मंत्री ने अपना सारा दुख बाबा को बता दिया। यह सुनकर बाबा बोले, बेटा तुमने मुझे खाना दिया है, पानी पिलाया है, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे होगा ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सुनो, ये सामने वाला जो जंगल है, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ 20 मील तुम्हें जाना होगा। जंगल के बीचों बीच जब तुम पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक झोपड़ी दिखाई देगी। वो झोपड़ी मामूली नहीं है, उस झोपड़ी में एक चुड़ैल रहती है जो बहुत बड़ी जादूगरनी है और बहुत बड़ी ज्ञानी भी है। वो तुम्हें इस बात का जवाब दे देगी। यह सुनकर मंत्री हेमराज सीधा उस दिशा की ओर बढ़ गया और चुड़ैल की झोपड़ी में पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच झोपड़ी के होने की वजह से चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। तभी एक बहुत ज्यादा डरावनी औरत की हंसी उसे सुनाई दी। झोपड़ी में बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन वहां पर कोई चुड़ैल मौजूद थी ही नहीं। झोपड़ी के अंदर चारों ओर बहुत ज्यादा गंदगी थी। एक और हड्डियों का ढेर था तो दूसरे कोने में जादू टोने का सामान। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और आज तो घर बैठे बैठे ही शिकार मिल गया। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तुझको खाकर मेरी कई दिनों की भूख शांत होगी। इतना सुनते ही मंत्री ने जब चुड़ैल की ओर देखा तो डर के मारे उसके पसीने निकल गए, हाथ पैर कांपने लगे उसके। लेकिन मंत्री ने डरते डरते बहुत सम्मान से झुककर उस चुड़ैल का अभिवादन किया। यह देखकर चुड़ैल फिर से हंसने लगी। और बोली, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम अच्छे लगे। बोलो तुम यहाँ तक क्यों आए हो और क्या चाहिए तुमको? यह सुनकर मंत्री हेमराज ने राजा का सवाल चुड़ैल को बता दिया। मंत्री का सवाल सुनकर चुड़ैल बोली, जवाब मेरे पास है, लेकिन इसका जवाब मैं तब दूंगी। मेरी एक शर्त है कि मंत्री हेमराज बोला, शर्त? कौन सी शर्त? तुमको मेरे साथ शादी करने का वचन देना होगा और उसके बाद ही तुम्हारे सवाल का सही जवाब मैं तुमको बता दूंगी। चुड़ैल का शादी का प्रस्ताव सुनकर मंत्री सोचने लगा, अगर शादी नहीं करता हूं, सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो राजा तो मुझे वैसे ही मार देगा। क्यों ना उस सवाल का जवाब सुनकर ही मरा जाए। यह सोचते सोचते मंत्री हेमराज ने चुड़ैल को शादी करने के लिए हाँ बोल दिया और बोला, हाँ मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। जब मंत्री ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो चुड़ैल बहुत खुश हुई और बोली, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुई हूँ। तुमने मेरे साथ जो शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है तो मैं भी तुमको चुनने का मौका देती हूँ। मंत्री ने बोला, कौन सी इच्छा? मैं चुड़ैल हूँ तो शादी के बाद चुड़ैल ही रहूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए 12 घंटे अप्सरा बनकर रहूंगी हूँ और बचे हुए 12 घंटे चुड़ैल बनकर रहूंगी। अब तुम खुद निश्चय कर लो कब क्या बनना है। मंत्री हेमराज सोचने लगा, अगर ये दिन में अप्सरा बन गई तो रात भर चुड़ैल बनकर मुझे बहुत डराएगी, और अगर ये रात में अप्सरा बन गई, बात बिल्कुल सच है कि सुबह होती चुड़ैल का जैसी रूप धारण करेगी, ये मुझे खा जाएगी। मंत्री हेमराज ने चुड़ैल की ओर देखा और हाथ जोड़ के बोला, देवी 24 घंटे में जब आपका मन हो, जब आपका दिल करे आप चुड़ैल बन जाना, जब आपका दिल करे आप अप्सरा बन जाना। तो मैं आपको किसी समय सीमा में नहीं बांध रहा हूं, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने दिल की मालकिन हो, तुम अपने दिल की रानी हो। इतना सुनते ही चुड़ैल बहुत जोर से हंसने लगी।
और हंसते हंसते बोली, देखो यही है तुम्हारे राजा के सवाल का सही जवाब। मंत्री हेमराज राजा के पास पहुंचा और राजा को बोला। मंत्री का जवाब सुन के राजा के मन में विचार आया, अच्छा इसीलिए रानी कभी अचानक से ही रौद्र रूप धारण करके चुड़ैल बन जाती है और अचानक से प्यार भरी बातें करने लगती है। तो भैया इसका साफ साफ मतलब है कि आपके घर में जो भी स्त्री है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, प्रेमिका है, आप कभी इस बात का पता नहीं कर पाओगे कि किस समय आपकी कौन सी बात से वो चुड़ैल बनी और आपकी कौन सी बात से वो अप्सरा बनी। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, अपने घर की चुड़ैल को रानी बना के रखो, चुड़ैल बनने का मौका मत दो, वरना तुम्हारा हाल तो बहुत ही बुरा होगा। चलिए धन्यवाद, आज की कहानी यही समाप्त। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, आपका स्वागत है सच्ची घटना में। आज की जो कहानी है वो आपके रातों की नींद हराम कर सकती है। ये कहानी है दिल्ली की एक व्यस्त रात की और इस कहानी का शीर्षक है एक ओला ड्राइवर और उसका खौफनाक सफर। एक लड़का अमित, जिसकी उम्र 28 साल थी, वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अमित दिल्ली की रातों का दीवाना था। ऑफिस से देर से निकलना और फिर किसी ढाबे पर जाकर अपने दोस्तों के साथ चाय पकौड़ी का सेवन करना, ये उसका रूटीन था। एक ऐसी ही रात करीब 1:30 बजे जब वो अकेला घर लौट रहा था तो उसने अपने लिए ओला बुक की। कुछ ही मिनटों में उसकी ओला एप्लीकेशन पर उसकी बुक करी गाड़ी की डिटेल, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम अमित, वो मैसेज आया। अभी वो मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी उसके आगे रुकी। अमित यह सोचने लगा कि मैंने तो ओला अभी बुक करी है और ओला एप्लीकेशन के हिसाब से ये गाड़ी 10 मिनट के बाद मेरे पास आनी थी। चलो कोई नहीं, जल्दी आ गई, मैं जल्दी घर पहुंचूंगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई अमित को एहसास हुआ कि विकास गलत रास्ता ले रहा है। अमित ने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। विकास ने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, ये एक शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अमित थोड़ा घबराया, लेकिन देर रात होने के कारण और ओला एप्लीकेशन पर दिख रहे विकास की फोटो से उसे कुछ राहत मिली। कुछ ही देर बाद दिल्ली की चमचमाती सड़कें खत्म हो गई। उसकी जगह सुनसान और अंधेरे रास्ते आ गए जो शहर के बाहरी इलाके की ओर जाता था। अचानक कार का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से एक पुरानी फिल्म का गाना बज रहा था जिसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। गाना खत्म होते ही कार की स्पीड तेजी से बढ़ गई। अमित घबरा गया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो? गाड़ी धीमे चलाओ। लेकिन ओला ड्राइवर विकास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद कार एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकी। फैक्ट्री बहुत ही जर्जर और टूटी हुई हालत में थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से बंद हो। उस समय अमित डर के मारे कांप रहा था। तभी विकास ने धीमी आवाज में कहा, आप यहीं उतर जाएं। डरते हुए अमित गाड़ी से बाहर निकलने वाला था कि उसने विकास को ध्यान से देखा। विकास की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। यह देखकर अमित चीखने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए रोक रही है। ओला ड्राइवर विकास धीरे धीरे कार से बाहर निकला। अब वह विकास जैसा नहीं लग रहा था। वह लंबा और दुबला था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों से एक भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। अमित अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर फैक्ट्री के कोनों से अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी। अचानक अंधेरे से एक भयानक आवाज सुनाई दी, कहाँ भाग रहे हो अमित? तुम्हारी बारी आ गई है। अमित घबरा कर पीछे मुड़ा और उसने देखा एक भयानक आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह आकृति एक आदमी की थी
जिसके शरीर पर जख्मों के निशान थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। अमित को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने कहा, मैं निर्मल हूँ, तुम्हारा दोस्त। याद है? अमित को याद आया कि कुछ साल पहले निर्मल नाम का उसका एक दोस्त था जो इसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो तो मर चुका है। निर्मल ने आगे कहा, ओला ड्राइवर विकास नहीं मुझे मारा था और तुमने भी मुझे धोखा दिया था। अब मैं बदला लेने आया हूँ। तुम नहीं मुझे मेरे प्यार से अलग किया और धोखे से उससे शादी की। धोखेबाज हो तुम। अमित यह सुनते ही चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन निर्मल ने भागते हुए अमित की पीठ पकड़ ली। अमित को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। निर्मल ने भारी आवाज में कहा, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी बारी आ गई है। अचानक अमित को एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, छोड़ दे उसे निर्मल, तूने अपने खूनी को मार के अपना बदला तो ले ही चुका है। ये लड़का निर्दोष है। तेरे मरने के बाद इसने ही तेरे प्यार को सहारा दिया है। निर्मल ने कहा, माँ तुम बीच में क्यों आ रही हो? ये मेरा बदला है। बूढ़ी औरत ने कहा, यह बदला नहीं है, यह हत्या है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। निर्मल कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, ठीक है। और वो ये कहते हुए धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगा, मानो कि जैसे वो धुआं बन गया। बेटा भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से जल्दी भाग जाओ। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। वह औरत कौन थी, लेकिन वो जानता था कि उसे और देर नहीं करनी चाहिए। उसने एक आखिरी नजर उस औरत की तरफ डाली और फिर वहां से भाग निकला। अमित बिना रुके दौड़ता रहा। उसकी सांसें फूल रही थी, टांगें जल रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसे उस जगह से बहुत दूर जाना है। बहुत देर बाद जब उसे लगा कि वह काफी दूर निकल आया है, तब जाकर रुका, सांस ली। अब वह एक सुनसान सड़क पर था। दूर से ही गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी कुछ हुआ आज वो सच था या सपना। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार उसे एक रिक्शा मिला। अमित रिक्शा पकड़कर घर आया और खुद को दरवाजे के पीछे बंद कर लिया। घर लौटने के बाद पूरी रात वो नहीं सो पाया, बहुत डरा हुआ था। उसके बाद फिर वो कभी भी